ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजराइल की सेना का बमों और मिसाइलों से फिर जोरदार हमला हुआ है। मिसाइल अटैक से तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। अब 200 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 750 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट करके हमला किया। 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स बर्बाद करने का दावा। IRGC और बासिज फौज के 600 से ज्यादा अड्डों को बम से बर्बाद करने का भी दावा। खामेनेई समेत इस्लामिक रिजीम के 48 बड़े कमांडर्स मारे गए। जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक किया गया, जिससे आग की लपटें उठती दिखी और आसमान लाल हो गया। इजरायली सेना ने तेहरान की पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगह हवाई हमले किए। एक तेल रिफाइनरी के पास भी धुएं का एक बड़ा गुबार दिखा। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद किए गए। ट्रंप ने कहा, आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इजराइल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए जाने का दावा किया। दावे के मुताबिक 150 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों में 42 ईरानी नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है, साथ ही ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा, हमने उनके कम्युनिकेशन को बंद कर दिया और सारा टेलीकम्युनिकेशन चला गया। इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया। विस्फोटकों के बाद धुआं उठता दिखा। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाज सुनने की बात कही। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाजें भी सुनाई दी। कुछ मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। उधर बहरीन में भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को रोकने का दावा किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अगले चरण की लड़ाई के लिए चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल का नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर दावा किया कि उसकी बुरी तरह हार हुई है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ईरान के लिए ऐलान किया, लेकिन इसके बाद ही कुछ मिनटों के बाद जो ईरानी हथियार थे वो दुबई हवाई अड्डे तक आ पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से सुचारू हो गया। मरीना टावर पर भी ड्रोन का हमला हुआ और मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, साथ ही एक शख्स की जान चली गई। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में 27% तक वृद्धि हुई है। दुबई से बीती रात एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। उनके अपने उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। यात्रियों में एक युवक भी शामिल था, जिसने कहा कि उसे दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो अपने घर आकर अच्छा महसूस कर रहा है। पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में हुई चूक के मामले में केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से इस पूरे मामले में आज शाम 5 बजे तक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति मुर्मू बंगाल दौरे पर थीं, जहां उनके प्रोटोकॉल में बड़ी चूक हुई थी। उनके कार्यक्रम की जगह अचानक बदल दी गई। साथ ही ना तो सीएम उन्हें रिसीव करने पहुंची और ना ही राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा। राष्ट्रपति की अगवानी में नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर से सफाई दी है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा, कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था ने किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि आयोजकों की तैयारियां अपर्याप्त हैं। ममता ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, वो जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर। स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उस वक्त आया है जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज किया है। ये एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत पर दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर 1085 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी और मजारी काकर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज एफआईआर जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने कराई थी, उन पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से हुए इस हमले में आशुतोष ब्रह्मचारी को गंभीर चोट लगी है। ये हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त हुआ। महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर हमले की साजिश रचने का शक जताया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौ तस्करी के शक में 2 लोगों की हत्या करने का आरोपी मोनू मानेसर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया। वो पिछले 2.5 साल से भरतपुर की सेवर जेल में बंद था। मोनू मानेसर को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पुलिस एस्कॉर्ट में ले जाया गया। उसे लेने के लिए गौ सेवक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। मोनू मानेसर को सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 15 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद के शव जली हुई हालत में कार के अंदर मिले थे। मेरठ में यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के पार्टिसिपेंट अनुराग डोभाल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 200 की रफ्तार से फॉर्च्यूनर को पलट दिया। कार डिवाइडर से टकराकर वापस देहरादून वाली लेन पर जा गिरी, जिससे उसके पर खच्चे उड़ गए। युवक को मेरठ के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सुसाइड अटेम्प्ट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो आया। सड़क पर मोड़ने की कोशिश कर रही एक स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार में आ रही दूसरी स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। उसके बाद स्कॉर्पियो कई बार पलटी मारते हुए दूर जा गिरी। हादसे में स्कॉर्पियो चला रहा कार चालक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में मंगली गांव में हुआ। अमरोहा के हसनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। कब्जेधारियों ने अस्थायी दीवार बनाकर सरकारी जमीन को हड़प लिया। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ 3 महीने पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायतकर्ताओं ने मामले में प्रशासन से जल्द एक्शन लेने की मांग की है ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑल विमेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक का आयोजन किया। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उधर कार्यकर्ताओं में और साथ ही कोलकाता के लोगों में फिट इंडिया पिंक साइक्लाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी थी। बच्चों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। तो वहीं चंडीगढ़ में भी महिला दिवस पर वॉकाथन का आयोजन हुआ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को अगले 3 साल में अपनी कंपनी से भारी भरकम वेतन मिलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिचाई को अगले 3 साल के लिए करीब 6300 करोड़ रुपए का वेतन मिलेगा। इस पैकेज के साथ पिचाई दुनिया के सबसे अधिक वेतन पालने वाले कॉर्पोरेट प्रमुखों में शामिल हो गए हैं। पिचाई के पैकेज का बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स PSU के रूप में है। पिचाई को 3 सालों में हर महीने $84 मिलियन की रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक वेस्टिंग मिलेगी, जबकि निश्चित सालाना सैलरी $20 लाख मिलेगी। अहमदाबाद में आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, तो वहीं न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी जीतने उतरेगी। T20 में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 30 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 18 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मैचों में जीत मिली है। एक मैच हालांकि दोनों के बीच बेनतीजा रहा। टीम इंडिया 15वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगी। 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने जीत दर्ज की थी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उतरते ही भारत और न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी के तीनों फॉर्मेट्स में खेलने का रिकॉर्ड बनाएगी। इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमों के बीच टक्कर हो चुकी है।
टीम इंडिया की नजर 8वीं बार आईसीसी खिताब जीतने पर होगी। भारत अब तक 7 आईसीसी फाइनल जीत चुका है। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप तीसरी बार जीतकर सबसे अधिक टी20 चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। भारत के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमें दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो एक बार ये चैंपियन बनी है। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने माइंड गेम खेला। कहा, ट्रॉफी जीतने के लिए अरबों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। सैंटनर के बयान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पलटवार किया। कहा, कुछ नया लेकर आइए, हर कोई वही बात कर रहा है। टीम परिस्थिति के हिसाब से खेलेगी और लक्ष्य चाहे जो भी हो उसे हासिल करने या डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। देश भर के मंदिरों में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया तो कानपुर में भी क्रिकेट फैंस ने हवन पूजन कर जीत के लिए दुआ मांगी। अयोध्या में पंडितों ने मंत्रोच्चार किया ताकि भारत आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मुकाबला जीत सके।